संजोग से बनी संगिनी, उलझे भाग्यों का खेल, एपिसोड नंबर 18। अब तक आपने पढ़ा। नताशा ने डॉक्टर की डिग्री पर सवाल उठाया तो रुद्र ने नताशा की बोलती बंद कर दी। नताशा के पास अब कोई चारा नहीं बचा था, उसे सैंपल देना ही पड़ा। अब सब इंतजार कर रहे थे डीएनए टेस्ट के रिजल्ट का। आइए देखते हैं क्या आता है रिजल्ट में। आखिर इतनी आसानी से नताशा हार मान लेगी या फिर करेगी कोई और नया तमाशा? चलिए जानते हैं अब आगे। थोड़ी ही देर में डॉक्टर्स ने सैंपल लेने के बाद डीएनए टेस्टिंग के लिए काम करना शुरू कर दिया था। सभी लोग वहीं बैठे हुए थे। रात गहरी होती जा रही थी। परिवार के लोगों में से किसी ने कुछ नहीं खाया था। यहाँ तक कि मेहमान भी अब सब कुछ जानने के लिए उत्साहित थे। और हो भी क्यों ना, आखिर राठौर खानदान एक प्रतिष्ठित परिवार था और जब एक प्रतिष्ठित परिवार की गरिमा पर दाग लगता है तो कुछ लोग खुश होते हैं तो कुछ लोग दुखी। कुछ लोग सच जानना चाहते थे तो कुछ लोग झूठ को ही सच मानकर एक सुखी परिवार को बिखरते हुए देखना चाहते थे। वहाँ कई लोग ऐसे थे जो चाहते थे कि रिपोर्ट सही आए और राठौर परिवार का नाम मिट्टी में मिल जाए। वहीं कुछ लोग जो कि राठौर परिवार के करीबी थे, जिनका संबंध राठौर परिवार के साथ कई पीढ़ियों से था, वो चाहते थे कि राठौर परिवार पर ये जो दुख के बादल आए हुए हैं वो छट जाएं। हर किसी की अपनी अपनी धारणाएं, अपनी अपनी सोच बनी हुई थी, लेकिन परिवार वालों ने इस मुश्किल घड़ी में एक दूसरे का सहारा बनने का फैसला लिया हुआ था। हालांकि अनबन उनके बीच भी थी, लेकिन उन्होंने संबंध को किसी तीसरे के सामने जाहिर नहीं होने दिया। डीएनए टेस्ट का रिजल्ट आने में कम से कम 7 से 9 घंटे लगने थे। तुरंत के तुरंत ही अगर डीएनए टेस्ट कराया जाए तब भी रिजल्ट आने में 8 से 9 घंटे तो लगने ही थे। फिर भी सभी लोग इस उम्मीद में बैठे हुए थे कि रिजल्ट का पता लगते ही दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। वहीं नताशा को अब भी इस बात का घमंड था कि डीएनए टेस्ट उसी के फेवर में आएगा। एक एक मिनट सालों के बराबर लग रहा था। रात बीत गई, समय बीतता गया। सुबह के 7 कब बजे किसी को पता न चला। ये रात सबके लिए बड़ी भारी और कठिन रात की तरह गुजर रही थी। हालांकि मीडिया कर्मी इस खबर पर अपनी नजरें गड़ाए बैठे थे, कहीं से भी किसी को कुछ भी उंगली उठाने का मौका ना मिले। इसके लिए रुद्र ने किसी को भी घर से बाहर जाने की परमिशन नहीं दी थी। उसका मानना था कि जब 4 लोगों के सामने इज्जत उछाली गई है तो उन्हीं 4 लोगों के सामने इज्जत का वापस लाना भी जरूरी है। नताशा की गोद में उसका बेटा सो चुका था। वहीं काशी नताशा को देखकर हैरान थी। उसे रुद्र का किया हुआ काम काफी हद तक समझ आ रहा था। वह रूहिका को समझने की कोशिश कर रही थी, पर उसे अभी भी यह समझ में नहीं आ रहा था कि नताशा को उसने अस्पताल में देखा था। नताशा के सैंपल पर नाम रुद्र सिंह राठौर का था, तो नताशा यहाँ आकर शिवांग पर इल्जाम क्यों लगा रही है? ये सब सवाल काशी के दिमाग में हथौड़े की तरह बज रहे थे। वहीं रुद्र भी इस बात से हैरान था, क्योंकि काशी ने जो सच्चाई उसे बताई थी और नताशा के द्वारा बोली गई सच्चाई उससे काफी हद तक मिलती थी। लेकिन नताशा ने जब शिवांग का नाम लिया तो उस बात को सुनकर रुद्र हैरान था। रुद्र को ये लग रहा था कहीं वो लड़की जो हॉस्पिटल में थी और नताशा किसी अलग अलग खेल का मोहरा तो नहीं। खैर, अब वो सिवाय डीएनए टेस्ट के रिजल्ट के इंतजार के अलावा कुछ नहीं कर सकता था। सुबह के 9 बजने को आए थे। थोड़ी ही देर में डीएनए टेस्ट का रिजल्ट निकलने वाला था। जैसे ही टीवी पर कनेक्ट की गई रिपोर्ट को दिखाया गया तो हर कोई हैरानी से उन रिपोर्ट पर लिखे गए अक्षरों को ही देखने लगा था। नताशा, जो कि गर्व से मुस्कान लिए इस बात से कॉन्फिडेंट थी कि रिपोर्ट का फैसला उसी के हक में आना था, उसके चेहरे पर अचानक 12 बज गए। हर कोई हैरानी से नताशा को देख रहा था। तभी नताशा कुछ कहती, उससे पहले ही डॉक्टर बोले। मिस्टर सिसोदिया बोले, हुकुम सा, हमने सारी डिटेल्स चेक करी है, यहाँ तक कि हमने वंशानुगत डीएनए भी चेक किया है। इन मैडम का डीएनए बच्चों के साथ तो मैच होता है, लेकिन मिस्टर राठौर का डीएनए बच्चों के साथ मैच नहीं हो रहा है। जैसे ही डॉक्टर ने ये कहा तो राठौर परिवार ने चैन की सांस ली। वहीं राधिका जी ने तो हाथ जोड़ते हुए ईश्वर का धन्यवाद किया। तभी नताशा उन सब की तरफ देखते हुए चीखते हुए बोली। नताशा बोली, ऐसा नहीं हो सकता, तुम झूठ बोल रहे हो, ये बच्चा शिवांग का ही है। तुम ही बताओ, अगर ये बच्चा शिवांग का नहीं होता तो मैं पागल थोड़ी ना हो रखी थी जो बिना सबूत दिए यहाँ आती। ये बच्चा शिवांग का ही है। अरे मैंने खुद प्लांट करवाया है इस ट्रीटमेंट से। जैसे ही नताशा ने इतना कहा तो वो चुप हो गई, और जैसे ही उसने ये कहा तो हर कोई हैरानी से अब नताशा की बातों को गौर से सुनने लगा। नताशा ने जल्दबाजी में ही सही पर सच बोल दिया था। इतना कहकर उसे एहसास हुआ कि उसने क्या कह दिया है और वो अचानक चुप हो गई कि तभी रुद्र नताशा को रोकते हुए बोला। रुद्र बोला, क्या कहा तुमने? प्लांट किया है। अब तुम खुद सच्चाई बताओगी या फिर हम सबके सामने सच्चाई उगलवाएं तुमसे? क्योंकि ये मत सोचना कि तुम लड़की हो तो हम तुम्हें छोड़ देंगे।
फेमिनिज्म का ज़माना है, इक्वलिटी की बात तो हर लड़की करती है, तो जब सज़ा की बात आ रही है तो इक्वलिटी कहाँ गई तुम्हारी? इसलिए सज़ा तो तुम्हें मिलेगी। अब तुम खुद सबको सच्चाई बताओगी या फिर सच्चाई मैं अपने तरीके से पता लगवाऊं? तभी नताशा गुस्से से रुद्र की ओर देख कर बोली, ये सब तुम्हारा किया धरा है, हो ना हो इस सब के पीछे तुम ही हो। ऐसा हो ही नहीं सकता कि रिपोर्ट झूठी हो जाए। ये बच्चा शिवांक का ही है। अरे मैंने खुद 2 बार चेक किया था और मैं 100% श्योर हूँ कि ये बच्चा शिवांक का है। उस रात जो कुछ भी हुआ था वो बिल्कुल हुआ था, इसमें कहीं से कहीं तक कोई झूठ कोई मिलावट नहीं है। अरे मैं झूठ बोल रही होती तो क्या तुम्हारा भाई मुझे पैसे देता, इस बच्चे को अपनाने से इनकार करता? तुम्हारे भाई ने मेरे साथ रात गुजारी थी, यकीन नहीं आता तो पूछ लो अपने भाई से जो यहाँ पर खड़ा बुद्ध बनकर बैठा हुआ है। तभी रुद्र बोला, ऑफ कोर्स मेरे भाई ने बेशक तुम्हारे साथ रात गुजारी हो सकता है, पर ज़रूरी नहीं कि उस रात तुम्हारे बीच कुछ हुआ हो, क्योंकि हमने कमरे के अंदर क्या हुआ है इसकी कोई फ़ोटो, इसका कोई भी प्रूफ नहीं देखा है। क्या पता कमरे के अंदर तुम दोनों नशे की हालत में बेहोश हो गए हो, कुछ भी हो सकता है। पॉसिबिलिटीज तो कुछ भी हो सकती हैं और मैं अपने भाई को बचपन से जानता हूँ। अगर ये सचमुच मेरे भाई का बेटा होता ना तो तुम अभी तक राठौर खानदान की बहू बन चुकी होती। तभी नताशा बोली, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। 2 साल पहले जो कुछ भी हुआ था वो बिल्कुल सच हुआ था। इनफैक्ट मैं तो नेचुरली प्रेग्नेंट हुई ही नहीं थी। मैंने ट्रीटमेंट किया था और उसमें जो सैंपल दिया जाता है उसी सैंपल से बच्चा पैदा होता है। क्यों डॉक्टर, मैं सही कह रही हूँ ना? आप तो डॉक्टर हैं, आपको तो सब पता होगा इस ट्रीटमेंट के बारे में। इतना कहकर नताशा उस डॉक्टर की तरफ देखने लगी। अभी डॉक्टर सिसोदिया बोले, नताशा जी आप बिल्कुल सही कह रही हैं। उस ट्रीटमेंट में जो सैंपल लाया जाता है उसी सैंपल के अकॉर्डिंग प्रेगनेंसी प्लान किया जाता है, पर कभी कभी सैंपल चेंज हो जाने की वजह से या फिर सैंपल डैमेज हो जाने की वजह से डॉक्टर उस बात को छुपा देते हैं और किसी और के सैंपल के साथ कंटिन्यू करते हैं। वो भी तब जब आप दूसरी बार सैंपल लाने में असमर्थ हो। मोस्टली कवल सैंपल लाने में कंफर्टेबल होते हैं और अगर एक बार प्लांट नहीं हो पाया तो दूसरी बार ट्राई करते हैं। हो सकता है आपके साथ में ऐसा कुछ हुआ हो और डॉक्टर अक्सर अपनी गलतियां छुपाने के लिए पेशेंट से झूठ बोल देते हैं, या यूं कहो गलतियां छुपाने के लिए नहीं बल्कि पेशेंट के चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए झूठ बोल देते हैं। आप ही सोचिए, एक पेशेंट है, एक ऐसी सिचुएशन के साथ आई है कि उसके पास दूसरा सैंपल नहीं बन सकता और किसी कारणवश उसका दिया हुआ सैंपल डैमेज हो जाता है, तो उसकी आखिरी उम्मीद जो इस प्रोसेस के द्वारा माँ बनना है, हम उसे तो नहीं तोड़ सकते ना? आप ही बताइए। तभी नताशा बोली, मैं कुछ नहीं जानती हूँ। मैंने डॉक्टर से बात करी थी, उन्होंने मुझसे कहा था कि मेरी कोख में शिवांक सिंह राठौर का बच्चा प्लांट किया गया है। इनफैक्ट वहाँ उस दिन एक और सर्जरी होनी थी। तभी नताशा ये कहते कहते रुक गई। नताशा ने अपना फ़ोन निकाला और सीधे मिस्टर अवस्थी को फ़ोन किया। मिस्टर अवस्थी जो कि 2 साल पहले हुई इस घटना को भूल भी चुके थे, अचानक से नताशा के फ़ोन आने पर उन्हें वो सारी घटनाएं याद आ गई। नताशा जिसने कि मिस्टर अवस्थी को खुलेआम मीडिया के सामने धमकी दे रही थी, अब मिस्टर अवस्थी के पास सच्चाई बताने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचता। इसलिए मिस्टर अवस्थी ने सच्चाई तो बताई, लेकिन आधी सच्चाई। मिस्टर अवस्थी ने नताशा को ये बताया कि उसने सैंपल डैमेज हो गए थे, जिसके कारण उसने किसी और का सैंपल यूज़ कर लिया और उस समय नताशा काफ़ी गुस्से में थी, इसलिए उसने डर के मारे ये सच्चाई नताशा को नहीं बताई। हालांकि मिस्टर अवस्थी ने सारी सच्चाई नहीं बताई थी और नताशा जो कि अब पूरी तरीके से फंस गई थी, उसे मिस्टर अवस्थी पर बहुत गुस्सा आ रहा था। पर मिस्टर अवस्थी की ये बातें सुनकर कोई और था जिसके चेहरे पर सुकून था, वो थी काशी, साथ ही में रुद्र भी, क्योंकि रुद्र सिंह राठौर जो कि सुबह ही काशी की सच्चाई बताने पर अपने आदमियों को बनारस के लिए भेज चुका था, उसका काम तो नताशा ने खुद ही आसान कर दिया। रुद्र अब समझ चुका था कि कन्फ्यूजन कहाँ हुई है, लेकिन अब उसे डर था कि कहीं इन सब में व्योम का सच सामने ना आ जाए, और अगर नताशा की कही बातें सच है तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि रिश्तों में दरार और दूरियां एक अनचाही गहरी खाई हो जाए। क्योंकि नताशा के कहे अनुसार अगर वो सैंपल शिवांक का हुआ तो यह शिवांक और काशी के भाभी और देवर के पवित्र रिश्ते पर कलंक लगाने के लिए काफ़ी होता। इसलिए उसने सुबह ही बस काशी का नाम खराब ना हो इस उम्मीद के साथ मिस्टर अवस्थी के पूरे परिवार को उठा लिया था और मिस्टर अवस्थी को धमकी दी थी कि अगर उसने ये सच किसी को भी बताया तो वो उसे और उसके पूरे परिवार को जान से मार देगा। इसलिए मिस्टर अवस्थी ने नताशा से ये झूठ कहा कि सैंपल डैमेज हो गए। पर अब रुद्र को काफ़ी शांति महसूस हो रही थी। उसने ये करके काफ़ी अच्छा किया, क्योंकि यहाँ तो उसे कुछ और ही सच पता चला था। हालांकि इसमें कोई झूठ नहीं था, सचमुच सैंपल डैमेज हो चुका था, लेकिन प्लांट भी हुआ था काशी की कोख में।
ये बात सिर्फ और सिर्फ मिस्टर एंड मिसेस अवस्थी ही जानते थे। इसलिए रुद्र के कहने पर मिस्टर अवस्थी ने नताशा से झूठ कहा और उसे काशी के बारे में नहीं बताया, क्योंकि मिस्टर अवस्थी भी नहीं जानते थे कि काशी जिंदा है या मर गई। उन्हें यही लगता था कि काशी मर चुकी है और जो मर गया है उसके बारे में बात करके कोई फायदा नहीं है। वहीं रुद्र इस बात की तसल्ली में था कि मिस्टर अवस्थी ने उसकी बात को मान ली। अब रुद्र नताशा की ओर देखते हुए बोला। रुद्र बोला, 1 मिनट, जो होना था सो हो गया। सच्चाई हम सबके सामने है। तुम यहाँ अपना हक, अपना अधिकार और फिर अपने बेटे के भविष्य के लिए आई थी। तुम्हें तुम्हारा हक अधिकार तो नहीं मिल सकता क्योंकि वो तो है ही नहीं, लेकिन हाँ, मैं तुम्हें वचन दे सकता हूँ कि मैं तुम्हारे बेटे को न्याय जरूर दिलवाऊंगा। अगर तुम चाहती हो तो मैं उस इंसान को ढूंढ सकता हूँ, तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। तभी नताशा बोली, नहीं, मुझे कोई मदद नहीं चाहिए, बल्कि सच तो ये है कि धोखा मेरे साथ हुआ है। लेकिन इतना याद रखना, अगर सैंपल एक्सचेंज हुए हैं तो जो लड़की उस रात यहाँ IVF के लिए आई थी उसी की कोख में राठौर खानदान का वारिस है। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। और अब जब अपनी सारी इज्जत पूरी मीडिया के सामने खोने के बाद और मेरे पास कुछ बचा ना हो खोने को, तो इन सब के बाद आप सबको क्या लगता है मैं झूठ बोलूंगी? मैंने जो कुछ भी कहा है वो बिल्कुल सच कहा है। जैसे मैं राठौर खानदान के वारिस की सच्चाई आप सबके सामने लाने के लिए यहाँ आई थी, वो लड़की भी एक दिन जरूर आएगी, देख लेना। बस मुझे एक बार उस लड़की के बारे में सब कुछ पता चल जाए, मैं खुद उस लड़की को आप सबके सामने लेकर आऊंगी। तभी नताशा की बात को सुनकर विश्वनाथ जी गुस्से से बोले। विश्वनाथ जी बोले, बस बहुत हुआ ये तमाशा। अब तुम यहाँ से निकलती हो या तुम्हें धक्के मार के यहाँ से बाहर निकालूं? देखिए, अब आप सब लोगों को सच्चाई पता चल चुकी है, तो मेहरबानी करके अब बंद करिए तमाशा। मैंने पहले ही कहा था मेरा पोता बेकसूर है। तभी एक मीडिया कर्मी बोला, मिस्टर राठौर, अगर आपके पोते बेकसूर हैं तो क्या मिस नताशा सिंह जो कह रही है वो सच हो सकता है? अगर सैंपल बदले गए हों तो क्या आपके खानदान का वारिस जिंदा होगा? तभी विश्वनाथ जी बोले, ऐसा कुछ नहीं है। अगर ऐसा कुछ होता तो हमें बहुत पहले पता चल चुका होता, जैसे ही हमारे पोते शिवांग को पता चल गया था। अरे ये लड़की 2 साल से मेरे पोते को ब्लैकमेल कर रही है, पैसा हड़प चुकी है अपने इस नाजायज बेटे को मेरे बेटे का नाम देकर। तो आपको क्या लग रहा है वो लड़की राठौर खानदान के बारे में जानकर नहीं आई होगी शिवांग के पास? अगर आई होती तो सच और झूठ का फैसला उसी समय हो चुका होता। कोई सैंपल एक्सचेंज नहीं हुए होंगे, सैंपल डिस्ट्रॉय हो गए होंगे, जैसा कि अभी डॉक्टर साहब ने कहा। तभी वो रिपोर्टर बोला, मिस्टर राठौर, अब आप इस लड़की पर क्या फ्रॉड का केस करेंगे? रिपोर्टर्स के सवालों से विश्वनाथ जी तंग आ चुके थे। ऊपर से जब भी रिपोर्टर्स ने ये पूछा कि क्या नताशा पर वो केस करेंगे, तो विश्वनाथ जी सभी की ओर देखकर हाथ जोड़कर बोले। विश्वनाथ जी बोले, अब बस करिए आप सब लोग, सच्चाई आप सबके सामने आ चुकी है। मेरा परिवार निर्दोष है। ये लड़की हमें फंसाने की कोशिश कर रही है और खुद ही अपने जाल में फंस गई थी। और तुम लड़की कान खोल कर सुन लो, अगर दोबारा तुमने ऐसी कोई हरकत करी तो तुमसे मुलाकात सीधे जेल में होगी। वैसे तो मैं चाहता अभी तुम पर धोखाधड़ी, मेंटल हैरेसमेंट और फ्रॉड का केस कर सकता था और तुम्हें अभी के अभी अंदर करवा सकता था, लेकिन सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे इस बच्चे की वजह से मैंने तुम्हें बख्श दिया है। हम राठौस इतने भी गिरे हुए नहीं हैं कि किसी बच्चे को अनाथ कर दें। अब तुम जा सकती हो यहाँ से, और भूल कर भी मेरे परिवार की ओर अपनी नजरें और अपनी एक गंदी नीयत मत डालना, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इतना कहकर विश्वनाथ जी ने बड़े ही गुस्से से वहां खड़े बॉडीगार्ड से नताशा को बाहर फेंकवा दिया। नताशा, जो कि इस बात से हैरान थी कि आखिर उसके साथ इतना बड़ा धोखा हुआ और उसे 2 सालों में पता भी नहीं चला, अब बस उसका एक ही मकसद रह गया था, मिस्टर अवस्थी की बर्बादी, उन्हें बर्बाद करना। नताशा ने राठौर मेंशन से बाहर निकलते ही सबसे पहले मिस्टर अवस्थी के खिलाफ उसके पास जो जो सबूत थे उन्हें ऑनलाइन कर दिया। मिस्टर अवस्थी, जो कि अपना ये इलीगल बिजनेस छुप छुप के चला रहे थे, वो अचानक से सबके सामने एक्सपोज हो गया। उसे अंदाजा भी नहीं था कि नताशा उसके साथ इतना सब कुछ कर जाएगी, और हो ही भी क्यों ना, उसकी वजह से नताशा का सालों का सपना जो चूर चूर हो गया था। खैर, राठौर परिवार के ऊपर से दुख के ये बादल तो हट गए थे, लेकिन ऐश्वर्या और अंकुश, जो कि इस बात से खुश थे कि नताशा अब सबको संभाल लेगी, उनके लिए ये दुख की घड़ी थी। कहाँ वो दोनों यही सोच रहे थे कि नताशा से अपना काम निकलवा कर वो नताशा से पीछा छुड़वा लेंगे, और यहाँ उन्हें ये डर था कि कहीं नताशा ही उनको एक्सपोज न कर दे। लेकिन ऐसा होने की संभावना ना के बराबर थी, क्योंकि ऐश्वर्या ने बड़ी सफाई से नताशा के पास अपने आप को फंसाने के लिए कोई भी सबूत नहीं छोड़े थे। सभी मेहमान जा चुके थे। घर वालों ने सुबह सुबह मंदिर में पूजा पाठ करी, भगवान का आशीर्वाद लिया और धन्यवाद किया कि उनके सर से इतनी बड़ी बला टल गई। लेकिन रूहिका और शिवांग का रिश्ता अब पहले जैसा नहीं रहा था, सब कुछ बदल रहा था।
रूहिका, जो कि इस बात से बेहद गुस्से में थी कि शिवांक ने उसे इतनी बड़ी बात नहीं बताई, वहीं शिवांक को समझ नहीं आ रहा था कि वो अब रूहिका को किस तरीके से मनाए। रुद्र ने शिवांक को समझाया कि उसे रूहिका को कुछ समय देना पड़ेगा। वहीं शिवांक की इन हरकतों से आशीष जी रूहिका को घर लेकर जाना चाहते थे, लेकिन शिवांक ने आशीष जी और बाकी सबको विश्वास दिलाया कि उस रात वह नशे में था, उसके साथ क्या हो रहा है उसे कुछ नहीं पता था और इसी का फायदा नताशा ने उठाया था। हालांकि उस रात क्या हुआ था ये बात शिवांक अच्छे से जानता था, लेकिन अब एक झूठ शायद उसकी इस गृहस्थी को बचा सकता था, इसलिए उसने उस झूठ को बोलना ठीक समझा। वहीं घर वाले शिवांक की ये बात समझ चुके थे, क्योंकि राठौर परिवार को अपनी परवरिश पर बहुत भरोसा था, पर उन्हें ये नहीं पता था कि शिवांक रुद्र से बिल्कुल अलग है। जवानी के दिनों से ही उसकी छवि एक प्लेबॉय की तरह रही है, जो एक दो दिन से ज़्यादा किसी भी लड़की के पास टिक कर रहा ही नहीं। पर अब उसकी यही छवि उसके इस नए रिश्ते को ख़त्म करने के कगार पर ला चुकी थी। इसलिए उसने घर वालों से ये झूठ कहा कि उस रात जो कुछ भी हुआ था वो सब नशे में हुआ था। वहीं दूसरी तरफ रूहिका अपने कमरे में खुद को बंद करके बैठी हुई थी। विश्वनाथ जी ने आशीष जी को समझाया और फिर रजावत फैमिली को उनके घर भेज दिया। हालांकि वैदेही जी रूहिका को छोड़ना नहीं चाहती थी, लेकिन राधिका जी के समझाने पर वैदेही जी आशीष जी के साथ चली गई। काशी भी वहां थी, इसलिए वैदेही जी को रूहिका की चिंता नहीं थी। वैदेही जी यही चाहती थी कि रूहिका का घर अच्छे से बस जाए। वो जो गलतफहमी की दीवारें उसके और शिवांक के बीच में खड़ी हुई हैं वो हमेशा हमेशा के लिए मिट जाएं। खैर, इसके लिए पहल तो उन दोनों को ही करनी थी, इसलिए सभी घर वालों ने रूहिका और शिवांक को कुछ समय देने के लिए कहा। वह दोनों खुद ही अपने रिश्ते को ठीक कर लेंगे। जहाँ प्यार होता है वहाँ गलतफहमियाँ ज़्यादा देर तक टिकती नहीं हैं, इसलिए सभी लोग ये बात को सोचकर शांत थे। वहीं दूसरी तरफ रूहिका अपने कमरे में बेतहाशा रोए जा रही थी। उसने शिवांक को अपने कमरे में भी नहीं आने दिया था। पूरा दिन यूं ही गुजरा। वहीं काशी भी परेशान थी, जिसे रुद्र समझ रहा था। रुद्र ने काशी को विश्वास दिला दिया था कि व्योम का सच किसी के सामने नहीं आएगा। रुद्र और काशी के अलावा ये बात अब कोई नहीं जानता था कि व्योम का असली पिता रुद्र नहीं बल्कि शिवांक है, और उसके जन्म की सच्चाई ये है। रिसेप्शन पार्टी में काशी के पैनिक होने पर काशी ने धीरे से रुद्र को बता दिया था कि उस दिन नताशा को ही उसने अस्पताल से निकलते हुए देखा था, और नताशा ने पता नहीं क्या सोचकर वहां रुद्र सिंह राठौर का नाम बताया, जबकि असलियत में तो व्योम का पिता शिवांक सिंह राठौर है। काशी इस बात से सदमे में आ चुकी थी। रुद्र को पता था कि काशी के लिए ये सब एक्सेप्ट कर पाना आसान नहीं है, पर रुद्र ने काशी को काफ़ी समझाया कि ये सब कुछ एक मिस्टेक है, और वैसे भी ये सच कभी साबित नहीं हो पाएगा कि व्योम का पिता रुद्र है या शिवांक। रुद्र ने काशी को शांत रहने के लिए कह दिया था और उसे विश्वास दिलाया था कि वो ये सच कभी भी किसी को भी पता नहीं लगने देगा। वो सारे सबूत मिटा देगा जिससे किसी को ये पता चले कि व्योम किस तरीके से पैदा हुआ था। सबको यही लगना चाहिए कि काशी और रुद्र एक दूसरे को बहुत पहले से जानते थे, जैसे कि उन्होंने सभी को अपने बारे में बताया था। रुद्र ने इन 24 घंटे में सारे सबूत मिटा दिए थे। उसे पता था शिवांग हकीकत की तहकीकात ज़रूर करेगा कि आखिर नताशा ने अगर सैंपल लिया था तो कहीं सैंपल एक्सचेंज तो नहीं हुआ, और अगर हुआ है तो किसके साथ हुआ है। रुद्र नहीं चाहता था ये सच शिवांग को या किसी और को पता चले, क्योंकि अगर ऐसा होता तो शायद शिवांग कभी काशी से अपनी नज़रें नहीं मिला पाता और देवर और भाभी के रिश्ते पर शायद एक दाग लग जाता। दिन बीते जा रहे थे। रुद्र ने सारा मामला संभाल लिया था। मिस्टर अवस्थी के साथ साथ उसने विक्रांत राणा को भी बर्बाद करके रख दिया था। विक्रांत राणा को तो समझ में ही नहीं आ रहा था कि उसका ये पर्दाफाश हुआ कैसे। अब ना वो घर का था और ना ही घाट का। रुद्र ने उसे कहीं का नहीं छोड़ा था। वहीं शिवांग अभी भी रूहिका को मनाने की कोशिश में लगा हुआ था। रूहिका को एक दिन बहाने से अकेले में बुलाकर शिवांग ने रूहिका को सारी बातें समझाने की कोशिश की, लेकिन रूहिका इस बात से खफा थी कि शिवांग ने उसे सारी बातें पहले क्यों नहीं बताई। अगर वो पहले बता देता तो शायद वो उसका साथ देती, उस पर भरोसा करती, लेकिन अब वो किस बेसिस पर उस पर भरोसा करे। शिवांग ने रूहिका को काफ़ी समझाया, उससे कई बार माफ़ी मांगी, उसके गुस्से को पिघलाने के लिए बहुत सारे उपाय करे, लेकिन फिर एक समय ऐसा आया जब शिवांग ने सब कुछ वक्त पर छोड़ दिया। शिवांग को पता था कि ये सब बातें रूहिका के दिमाग में इतनी जल्दी नहीं जाएंगी। वहीं रूहिका को अब उसे कुछ समय देना होगा ताकि सब कुछ सही हो सके। घर वालों के कहने पर शिवांग रूहिका को लेकर लंदन के लिए निकल चुका था। शिवांग और रूहिका की शादी को देखते ही देखते 7 महीने बीत गए
और इन 7 महीनों में शिवांग और रूहिका का रिश्ता सामान्य तो हो चुका था, लेकिन अभी भी उन दोनों के बीच में एक पतली सी गहरी खाई जरूर थी। रूहिका चाह कर भी शिवांग के करीब नहीं जा पा रही थी। जब जब उसके करीब जाने की कोशिश करती, तब तक उसे नताशा की कई बातें याद आ जाती और उसका दिमाग उसके दिल पर हावी हो जाता कि उसका पति पहले ही किसी और के साथ वो सब कुछ कर चुका है जिससे करने के बारे में एक लड़का और लड़की 100 बार सोचते हैं। ये सब सोचते सोचते वो अपने कदम पीछे ले लेती। हालांकि शिवांग समझ रहा था, इसलिए वो रूहिका को पूरा समय देने की कोशिश कर रहा था। वहीं इंडिया में काशी और रुद्र का रिश्ता काफी हद तक अच्छे से आगे बढ़ चुका था। दोनों ही राजसी कार्यभार में और बिजनेस को संभालने में लगे हुए थे। काशी ने कॉलेज ज्वाइन कर लिया था। वो कॉलेज राठौर परिवार का ही था। राठौर परिवार के ही एक वंशज ने उस कॉलेज की नींव रखी थी। काशी वहाँ की मैनेजिंग डायरेक्टर थी और टीचर भी। पढ़ाना काशी का पैशन था, इसलिए घर वालों ने कभी भी काशी को इस बात के लिए नहीं रोका। और अब तो व्योम भी स्कूल जाने लायक हो चुका था, इसलिए काशी ने समय रहते उसका एडमिशन प्ले स्कूल में कर दिया। सभी लोग बहुत खुश थे। केशव जी बिजनेस को रिटायर कर चुके थे और अब वो अपना सारा समय व्योम को दे रहे थे। सुबह सुबह व्योम को स्कूल लेकर जाना, दिन में उसे वापस लेकर आना, ये उनकी दिनचर्या में शामिल था। घर वाले खुश थे क्योंकि अब घर में हर कोई प्यार से और शांति से रह रहा था। वहीं रम्या भी शांति से ही अपने मायके आया जाया करती थी। हालांकि रम्या को काशी से काफी चिढ़ थी, लेकिन काशी ने धीरे धीरे रम्या को इग्नोर करना सीख लिया था। वहीं रम्या भी अभी ये बात समझ चुकी थी कि उसके लाख ताने मारने पर भी किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। वहीं उसके घर में अंकुश पूरी तरीके से ऐश्वर्या के वश में हो चुका था। शेखावत फैमिली में ऐश्वर्या का एक अधिकार था। ऐश्वर्या जो कहती वही होता। आखिरकार ऐश्वर्या के पिता ने अंकुश के बिजनेस में लगाने के लिए करोड़ों रुपयों की फंडिंग जो दी थी, अंकुश भी अपने ससुर का ही हुक्म बजाने लगा था। इस बात से राजेश और रम्या दुखी रहते थे। क्या करें, कर्मों का फल है, कभी ना कभी तो मिलना ही था। खैर, रम्या अक्सर अपनी माँ से इस बात का रोना रोते हुए कि उसका बेटा शादी के बाद उसका ना रहा ऐश्वर्या का हो चुका है। वहीं दीप्ति जी रम्या को यही कहती कि शायद ये उसके कर्मों का ही नतीजा है। किसी का भी अच्छा ना सोचने वाली रम्या के साथ अच्छा कैसे हो सकता है। जब रम्या अपनी माँ की ये बातें सुनती तो उसे और गुस्सा आने लगता, लेकिन कहीं ना कहीं उसे लगने लगा था कि उसकी माँ गलत तो नहीं कह रही है। उसने आज तक किसी के बारे में सोचा ही कहा था जो अब कोई उसके बारे में सोचता। यहाँ से कहानी 2 साल के लीप में जाएगी। आइए देखते हैं आखिर इन 2 सालों में इन सब की जिंदगी में क्या क्या हुआ। 2 साल बाद समय बीतता गया। देखते ही देखते 2 साल बीत गए। इन 2 सालों में राठौर परिवार में नन्ही कलकारियां गूंजने वाली थी। काशी माँ बनने वाली थी और सिर्फ काशी ही नहीं बल्कि रूहिका भी। रूहिका को समय लगा, लेकिन शिवांग का बदलता रवैया देखकर रूहिका ने शिवांग को माफ कर दिया। 1.5 साल तक शिवांग का वनवास चलता ही रहा और 1.5 साल बाद उसे उसकी रूहिका मिल गई, जिसका उसने बेसब्री से इंतजार किया। इन 1.5 सालों में शिवांग ने रूहिका की बेरुखी, उसके गुस्से से भरा बर्ताव, उसका चिढ़ना, उसका चिल्लाना सब कुछ झेला, लेकिन उसने उफ तक नहीं किया और धीरे धीरे रूहिका भी पिघल गई, लेकिन सिर्फ एक शर्त पर कि अब वो उससे कुछ नहीं छुपाएगा। रूहिका शिवांग दोनों ही इंडिया वापस आने वाले थे। रूहिका की डिलीवरी इंडिया में जो होनी थी। इस बारे में जब ऐश्वर्या और अंकुश को पता चला तो उनके कलेजे पर सांप लौटने लगा। ऐश्वर्या, जो कि अपने बेटे को लेकर पहली बार राठौर मेंशन आई थी, अपने सामने रूहिका को देखकर गुस्से से उबल रही थी। उसे अंदाजा नहीं था कि रूहिका आखिरकार मान ही जाएगी। उसे तो यही लग रहा था कि उस हादसे के बाद रूहिका शिवांग की शक्ल देखना भी पसंद नहीं करेगी, इसलिए ऐश्वर्या अंकुश के साथ आगे बढ़ गई। पर उसे कहीं ना कहीं इस बात का दुख था कि उसका पहला प्यार अधूरा रह गया। पर उसे खुशी इस बात की थी कि शिवांग को रूहिका चाह कर भी नहीं मिल पाई। लेकिन आज रूहिका को प्रेग्नेंट देखकर ऐश्वर्या के कलेजे पर सांप लौट रहे थे। ऐश्वर्या के हाथों में 6 महीने के बच्चे को देखकर रूहिका ने मुस्कुराते हुए ऐश्वर्या से कहा। रूहिका बोली, ऐश्वर्या कॉन्ग्रेचुलेशन, तुमने तो बताया भी नहीं इतनी बड़ी गुड न्यूज़ को। वैसे क्या नाम है इसका? ऐश्वर्या बोली, अद्विक सिंह शेखावत नाम है मेरे बेटे का। गुड न्यूज़ तो तुम भी देने वाली हो, पर तुमने भी कहाँ बताया? तभी रूहिका मुस्कुराते हुए बोली, मुझे लगा बुआ जी ने तुम्हें बताया होगा, घर पर तो सबको पता था। तभी ऐश्वर्या बोली, हाँ शायद माँ भूल गई होंगी, आजकल काफ़ी चीज़ें भूलने लग गई हैं। ऐश्वर्या ने जैसे ही यह कहा तो रम्या ने उसके मुंह से यह सुना तो वो सब पकाने लगी और बोली, रम्या बोली, हाँ बहू, अब तुम अद्विक के साथ इतना बिजी रहती हो, ऊपर से तुम्हारा काम है, तो मैंने सोचा कहाँ तुम्हें इन सब बातों को बताकर परेशान करूँ।
खैर देखो कितना खुशी का मौका है, मेरे भाई के घर में 2-2 नन्हे मेहमान आने वाले हैं। अरे अब तो कभी भी हॉस्पिटल जाने का समय आ सकता है। तभी रूहिका बोली, हाँ बुआ जी, अब तो कभी भी हॉस्पिटल जाने का समय आ सकता है। रम्या का ये बदलता स्वभाव हर किसी को हैरान करने वाला था, लेकिन उम्र के इस पड़ाव पर आकर रम्या का बदलना स्वाभाविक था। ये बात हर कोई समझ चुका था, क्योंकि जो प्रेम स्नेह काशी से उसे राठौर मेंशन में मिलता था, वो शेखावत मेंशन में नहीं मिलता था। अंकुश और ऐश्वर्या अपने में ही रहते थे, और जब से अद्विक उन दोनों की जिंदगी में आया था, तब से अंकुश के लिए उसकी सियासत और उसका बेटा ही सब कुछ बन चुका था। लेकिन अभी भी हुकुम सा की गद्दी की लालसा उसके मन से गई नहीं थी। अंकुश किसी भी तरीके से व्योम और रुद्र को गद्दी से हटाना चाहता था, लेकिन सिर्फ इतना ही काफी नहीं था, बल्कि काफी था पूरे राठौर खानदान का सफाया होना। क्योंकि अगर राठौर खानदान निपट जाएगा तो सिर्फ वारिस के नाम पर रम्या का खानदान ही बचेगा, और आखिरकार सबको अंकुश और उसके वंशज को ही आने वाला हुकुम सा मानना पड़ेगा। इसलिए अब अंकुश इंतजार में था एक ऐसे मौके के जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। दिन धीरे धीरे बीतते जा रहे थे। काशी और रूहिका की डिलीवरी में कुछ ही दिनों का समय बचा था। डॉक्टर ने दोनों को 2-3 दिन आगे पीछे की डेट दी थी, लेकिन दोनों ही कंडीशन ठीक नहीं थी। दोनों में से कब पहले किसका नंबर आ जाए कुछ कहा नहीं जा सकता था, और ठीक वैसा ही हुआ। रूहिका, जिसकी डिलीवरी काशी की डिलीवरी से 4 दिन बाद होने वाली थी, उसे 6 दिन पहले ही दर्द शुरू हो गया। रूहिका को अस्पताल लेकर जाया गया। हर कोई उसे देखने के लिए अस्पताल आया हुआ था। रजावत फैमिली भी अस्पताल में आई थी, और फिर वो पल आया जिसका सबको इंतजार था। रूहिका माँ बनी और शिवांग पिता। घर वाले तो इस खुशी से फूले नहीं समा रहे थे, वहीं काशी जो कि अस्पताल में बैठी बस अभी इंतजार में थी कि कब उसे न्यूबॉर्न बेबी से मिलने दिया जाएगा। इस वजह से वो इस हालत में हॉस्पिटल आई हुई थी। सब खुश थे, लेकिन जब अंकुश और ऐश्वर्या ने ये सुना कि रूहिका और शिवांग को बेटा हुआ है, तो उन्हें और ज्यादा गुस्सा आने लगा, क्योंकि अब तो उनके बेटे अद्विक को राजगद्दी मिलने का मौका हमेशा के लिए खत्म हो गया। उन दोनों ने सोच लिया था कि अब कुछ बड़ा प्लान करना होगा, क्योंकि अगर उन्होंने अब नहीं किया तो उनका बेटा अद्विक हमेशा हमेशा के लिए हुकुम सा की गद्दी से दूर हो जाएगा। धीरे धीरे समय बीता, और नियत समय पर काशी ने भी प्यारे से 2 बच्चों को जन्म दिया। सबसे पहले काशी ने बेटे को जन्म दिया, और उसके बाद बिटिया को। घर वाले बहुत खुश थे, आखिर हो भी क्यों ना। 3-3 खुशियां जो घर में आई थी, पर कोई था जो इस बात से खुश नहीं था। वो थे अंकुश और ऐश्वर्या। हालांकि रम्या भी इस बात से खुश थी, या यूं कहो धीरे धीरे अपने स्वभाव को बदल रही थी। अंकुश और ऐश्वर्या की बेरुखी उम्र के इस पड़ाव पर अब उससे सही नहीं जा रही थी। समय धीरे धीरे बीत रहा था। घर वालों ने तय किया कि तीनों बच्चों के नामकरण के दिन महायज्ञ का आयोजन किया जाएगा, जिसे राजसी परिवार सालों से करता आ रहा था। लेकिन जब से रजावत परिवार और राठौर परिवार के बीच दुश्मनी हुई, तब से ये महायज्ञ हमेशा हमेशा के लिए खंडित हो गया। इसलिए अब जब दोनों ही परिवार आपस में एक हो चुके हैं, तो महायज्ञ दोबारा से आयोजित होने के विषय में सोचा गया था। इस बात से सब खुश थे, लेकिन इस महायज्ञ का होना अपने आप में सबसे चुनौती भरा था। उसकी वजह यह थी कि इस महायज्ञ को वही व्यक्ति कर सकता था जिसकी हुकूमत पूरी सियासतों के ऊपर चल रही हो। हालांकि हमेशा से रजावत परिवार की सियासत ही महायज्ञ में बैठा करती थी, लेकिन इस बार मामला उल्टा था। इस बार रजावत परिवार ने महायज्ञ में बैठने के लिए रुद्र और काशी को कहा था। उन्होंने अपनी सियासत को भी राठौर सियासत के साथ मिला दिया था। इस बात से किसी को कोई ऐतराज नहीं था, क्योंकि होने वाले राजा और रानी रूहिका और शिवांग थे। वहीं कहीं ना कहीं अंकुश और ऐश्वर्या इस बात से खुश नहीं थे, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकते थे, क्योंकि राठौर परिवार अब सिर्फ एक सियासत से बना हुआ राजघराना नहीं, बल्कि उस राजघराने के साथ सबसे बड़ा राजघराना जुड़ चुका था। दोनों परिवारों के सभी लोग खुश थे कि एक बार फिर घर में हंसी खुशी का माहौल बनने वाला है, बिना किसी विघ्न के। और सभी लोग इस बात से खुश थे कि आराध्या का रिश्ता तय हो चुका था शशांक के साथ। आराध्या और शशांक दोनों ही अपने रिश्ते से खुश थे। शशांक को उसकी मौसी ने ही पाला पोसा था। शशांक के माता पिता एक कार एक्सीडेंट में बहुत पहले मर चुके थे। उसके बाद शशांक की परवरिश उसकी मौसी, जो कि विधवा थी, उन्होंने की, जिन्हें उसके ससुराल से निकाल दिया गया। हालांकि आराध्या और शशांक पहले एक दूसरे से बेहद नफरत करते थे। जब भी एक दूसरे से मिलते हमेशा लड़ते झगड़ते। धीरे धीरे ये लड़ाई झगड़ा का प्यार में बदला, पता ही नहीं चला। शशांक की मौसी को भी इस रिश्ते से कोई ऐतराज नहीं था, और जब आशीष जी ने सामने से आराध्या के लिए शशांक का हाथ मांगा, तो ये उनके लिए और भी गर्व की बात रही। आराध्या को आशीष जी ने अपनी बेटी माना था, और ठीक रूहिका और काशी की तरह ही उसकी शादी धूमधाम से करने का फैसला लिया। घर वाले खुश थे कि शशांक और आराध्या की शादी होने वाली है। सबसे पहले 2 दिन पहले शशांक और आराध्या की शादी होनी थी। उसके बाद महायज्ञ, और महायज्ञ के दिन की सुबह की पूजा में तीनों बच्चों का नाम सभी को बताया जाना था। सभी लोग खुश थे, लेकिन कोई था जो कि इस महायज्ञ के दिन कुछ बड़ा करने वाला था, जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी।
आराध्या और शशांक की शादी का दिन भी नज़दीक आया। शशांक की मौसी ने आराध्या के लिए वो सारी तैयारी करी जो एक सास अपनी आने वाली बहू के लिए करती है। आराध्या खुश थी कि उस अनाथ को एक भरा पूरा परिवार मिला और एक ऐसा जीवन साथी मिलने जा रहा है जिसके बारे में उसने कभी कल्पना भी नहीं की। वो काशी को हमेशा शुक्रिया अदा करती कि उसकी वजह से इतना अच्छा परिवार उसे मिलने जा रहा है, जबकि काशी आराध्या को अपने साथ अपनी छोटी बहन समझा करती थी। आराध्या की शादी राजस्थान के सबसे बड़े मंदिर में होने वाली थी, जहां एक समय में आशीष जी और वैदेही जी ने सभी भगवानों को साक्षी मानकर 7 फेरे लिए थे। आज एक बार फिर राठौर परिवार की एक और शादी उसी मंदिर में होने जा रही थी। आराध्या दुल्हन के रूप में जब मंदिर के प्रांगण में पहुंची तो उसने देखा शशांक दूल्हे के रूप में खड़ा उसी का इंतजार कर रहा है। आराध्या के चेहरे पर मुस्कान थी और एक चेहरे पर नूर साफ बता रहा था कि वो इस शादी से कितना खुश है। शशांक ने जब पहली बार आराध्या को देखा तो देखता ही रह गया। लाल जोड़े में आधी सुहागन बनी आराध्या किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी, जो कि थोड़ी देर में पूरी सुहागन होने वाली थी। शशांक ने मुस्कुराते हुए हल्के से इशारे से आराध्या को ये कहा कि वो बेहद खूबसूरत लग रही है तो आराध्या शर्मा उठी। पंडित जी ने वर और वधू को जयमाला देते हुए जयमाला की विधि पूरी करने के लिए कहा और फिर शुरू हुई शादी की रस्में। कन्यादान की रस्म शुरू हुई जिसमें वैदेही जी और आशीष जी ने आराध्या का कन्यादान किया। ये देखकर आराध्या की आंखों में आंसू आने लगे। उसे अंदाजा भी नहीं था कि उसे ये सुख कभी प्राप्त होगा। आशीष जी ने आराध्या के सर पर हाथ फेरा और बोले, आशीष जी बोले, रो मत बेटा, जैसे हमारे लिए काशी और रूहिका है वैसे ही तू भी हमारी बेटी है और हम तो भगवान का शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि उन्होंने हमें 3 बेटियों से नवाजा है। अपने मन में किसी भी तरीके की कोई हीन भावना लेकर मत आना, तू मेरे लिए रूहिका और काशी जैसी ही है। कन्यादान होते ही पंडित जी ने शशांक और आराध्या को फेरे लेने के लिए खड़ा किया। उसके बाद शुरू हुई सिंदूर दान की रस्म। आराध्या को सिंदूर लगाते ही शशांक की खुशी देखने लायक हो रखी थी। पंडित जी ने जब मंगलसूत्र पहनाने को कहा तो उसने तुरंत पहना दिया। शशांक बहुत खुश था। पंडित जी ने जब ये घोषणा की कि शादी संपन्न हुई, अब आप सब लोग बड़ों का आशीर्वाद ले लीजिए, तो आराध्या और शशांक ने भगवान का आशीर्वाद लेने के बाद सभी बड़ों का आशीर्वाद लिया। 2 दिन बाद महायज्ञ होने वाला था और इन 2 दिनों में राठौर परिवार काफ़ी तैयारियों में बिजी था। हालांकि सब लोग इस बात से खुश थे कि सब कुछ ठीक होने जा रहा है, लेकिन इस बात का उनमें से किसी को अंदाज़ा भी नहीं था कि ठीक नहीं बल्कि एक महाप्रलय आने वाली है जिसके बारे में उनमें से कोई नहीं जानता था। एक रात अंकुश किसी से फ़ोन पर बात कर रहा था। फ़ोन पर बात करते करते उसके चेहरे पर एक अजीब सी क्रीपी स्माइल आ रही थी। अंकुश फ़ोन पर उस पर जो व्यक्ति था उससे बोला। अंकुश बोला, सारी तैयारियां हो चुकी हैं, मुझे कोई गड़बड़ नहीं चाहिए। इस बार खेल में जीत मेरी ही होनी चाहिए, समझे तुम? क्योंकि अगर कुछ भी गड़बड़ हुई तो रुद्र सिंह राठौर हम में से किसी को नहीं छोड़ेगा, हमारी लाश तक नहीं मिलेगी, समझे? तो दूसरी ओर से वह व्यक्ति बोला, समझ गया हूँ, पर तुम भी ध्यान रखना, अगर तुमने मुझे डबल क्रॉस करने की कोशिश की तो तुम्हारे इतने काले कारनामे मेरे पास दफन है कि तुम क्या, तुम्हारी बीवी भी तुम्हें नहीं बचा पाएगी। कहीं ऐसा ना हो जाए कि वो खुद तुम्हें सजा दे, क्योंकि तुम्हारी बीवी को तुमसे ज़्यादा अपनी रेपुटेशन प्यारी है और अपना बेटा भी। अंकुश बोला, मेरी बीवी को क्या प्यारा है क्या नहीं उसकी चिंता तुम्हें करने की ज़रूरत नहीं है डीजे। तुम बस महायज्ञ के दिन आने वाली महाप्रलय की चिंता करो। ध्यान रहे, हमारा एक वार और राठौर परिवार खत्म। अंकुश किसी से फ़ोन पर बात कर रहा था। महायज्ञ के दिन अंकुश ने कुछ बहुत बड़ा प्लान किया था। तभी अंकुश की बातों का जवाब देते हुए दूसरी ओर से वह व्यक्ति बोला। डीजे बोला, मैं इंडिया वापस नहीं आऊँगा। अगर मैं इंडिया आया तो रुद्र सिंह राठौर को मेरे बारे में पता चल जाएगा, और वैसे भी इतने सालों से गुमनामी में दफन हूँ तो बेहतर होगा कि अभी भी गुमनाम ही रहूँ। सिर्फ राठौर खानदान ही नहीं बल्कि रजावत परिवार भी मुझे सालों से ढूंढ रहा है। उन्हें यही लगता है कि मैं उस हादसे में मर चुका हूँ, पर वो भूल गए, शैतान कभी मरा नहीं करते और मैं वो शैतान हूँ जो महायज्ञ के दिन तबाही लाने वाला है। अंकुश ने ये सुना तो उसके चेहरे पे मुस्कान आ गई। अंकुश बोला, मुझे तुझसे यही उम्मीद थी डीजे। चलो ठीक है, मैं फ़ोन रखता हूँ, बाय। इतना कहकर अंकुश ने फ़ोन रख दिया। अंकुश के फ़ोन कट हो जाने के बाद दूर अंधेरे कमरे में एक व्यक्ति चेयर पर खड़ा अपने सामने राठौर परिवार और रजावत परिवार की एक फैमिली पिक्चर को देखकर मंद मंद मुस्कुरा रहा था। तभी उसने अपनी कुर्सी के बगल में रखे टेबल पर शराब के गिलास को उठाया और उसे ज़ोर से उन तस्वीरों की ओर फेंकते हुए खुद से कहा। डीजे बोला, मैं लिखूंगा इस दुश्मनी से बनी दोस्ती का अंत। सालों पहले जो दुश्मनी पैदा हुई थी उसमें सबसे बड़ा हाथ मेरे परिवार का था, और आज जब वो दुश्मनी खत्म हो गई तो तुम्हें कैसे लगा कि मेरे पिता का बलिदान खाली जाएगा और वो तुम्हारी दुश्मनी अब दोस्ती में बदल कर खुश होंगे तुम?
मेरे पिता की बरसी आने वाली है और इस बरसी में मैं अपने पिता को राठौर और रजावत खानदान के अंत की खुशियां दूंगा। ये आग जो तुम्हारे पूरे परिवार को जलाकर राख कर देगी और फिर पूरे राजस्थान में मेरे नाम का डंका बजेगा, सिर्फ और सिर्फ मेरा, दिग्विजय राणा के नाम का। इतना कहकर डीजे ने अपने पास खड़े सिगार से राठौर और रजावत परिवार की उस पिक्चर्स पर आग लगा दी। आग लगते ही वो पिक्चर बुरी तरीके से जलने लगी। अपने सामने उन तस्वीरों को जलता देख उस आदमी के चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी, आंखों में एक अजीब सी सनक और चेहरे पर एक अलग सा जुनून साफ नजर आ रहा था। इस अनजाने दुश्मन के बारे में कोई नहीं जानता था सिवाय अंकुश के। अंकुश को इस अनजाने दुश्मन का कैसे पता चला, ये अभी भी एक रहस्य था। इसके बारे में कोई नहीं जानता था, यहाँ तक कि ऐश्वर्या भी नहीं। ऐश्वर्या को बस इतना पता था कि अंकुश कुछ बहुत बड़ा प्लान करने वाला है। अंकुश ने ऐश्वर्या को विश्वास दिलाया था कि इस बार राजगद्दी उसकी नहीं हुई तो किसी की नहीं होगी। राठौर परिवार का खात्मा होना तय है। अद्विक के भविष्य के लिए, हुकुमशाह की गद्दी के लिए सियासती दुश्मनी का बढ़ना जरूरी है, और अगर सियासती दुश्मनी दोस्ती में बदल जाए तो उस सियासत का खत्म होना ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। और अब जब दो मजबूत सियासतें दोस्ती के रिश्ते में बच चुकी हैं तो उनका खत्म होने का समय आ चुका है। महायज्ञ के दिन एक ऐसी महाप्रलय आने वाली है जिसके बारे में किसी को भनक तक नहीं लगेगी। ऐश्वर्या इस बात से खुश थी कि अंकुश अगर अपने प्लान में कामयाब हो गया तो सब कुछ उसके बेटे अद्विक का हो जाएगा। यह बात अंकुश ने ऐश्वर्या को बताई थी और ऐश्वर्या ने ये बात अपने तक सीमित रखी। ये रात सिर्फ और सिर्फ अंकुश और ऐश्वर्या के सीने में ही दफन होने वाला था, पर वो लोग भूल गए थे। अगर इतिहास को याद ना किया जाए तो इतिहास खुद को दोहराने लगता है। खैर, इतिहास कब खुद को दोहराएगा ये तो अभी भी समय के गर्भ में छिपा हुआ है, लेकिन महायज्ञ के दिन क्या तबाही आने वाली है इसके बारे में हर कोई जानता नहीं था। देखते ही देखते महायज्ञ का दिन आ गया। आराध्या और शशांक सुबह सुबह ही राठौर परिवार से मिलने उनके घर पहुंच चुके थे। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा सभी लोग तैयारी में व्यस्त हैं। रूही और काशी सुंदर सी पोशाक पहने एक ट्रेडिशनल राजस्थानी लुक में सामने खड़े थे। आराध्या भी बहुत सुंदर लग रही थी और उसने मरून कलर की साड़ी पहनी हुई थी जिसमें सीक्वेंस का वर्क किया हुआ था। नई नवेली दुल्हन के तौर पर आराध्या का चेहरा खिल रहा था। हर कोई आराध्या को देखकर बेहद खुश था। वहीं शशांक घर पहुंचते ही बाकी के कामों में सबका हाथ बटाने पर लग गया। अंकुश और ऐश्वर्या भी फॉर्मेलिटी के लिए बाकी के कामों में अपने आप को इंक्लूड करे हुए थे। आखिर क्या चल रहा है अंकुश और ऐश्वर्या के दिमाग में, क्या प्लानिंग की है उन्होंने डीजे के साथ मिलकर, ऐसा क्या होने वाला है महायज्ञ के दिन, जानना बेहद दिलचस्प होगा, जो हम जानेंगे कहानी के आने वाले भाग में। आपको कहानी का यह भाग कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा, कमेंट करिएगा और बेल आइकन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।